संगठन को आगे बढ़ाने के लिए अपने विचार देना चाहते हैं, वो लोग डायरेक्टली संगठन के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर 9458001661 पर व्हाट्सएप के माध्यम से दे सकते हैं। भीम आर्मी एक पंजीकृत सामाजिक संगठन है और इस संगठन में जो भी लेन देन होता है वो संगठन के खाते से होता है, चाहे वो 1 रुपये की ट्रांजैक्शन हो चाहे 1000 की। भीम आर्मी की अधिकांश ट्रांजैक्शन खाते के माध्यम से की जाती हैं, जिससे आय व्यय का खर्च हम पब्लिक को दिखा सकें, संगठन के लोगों को दर्शा सकें। लेकिन कुछ दलाल समाज में छिपे हुए गद्दार कहते हैं कि भीम आर्मी के नाम से रजिस्ट्रेशन नहीं होता। कहते कि नहीं कहते? हमसे भी कहा था कि तुमने कैसे रजिस्ट्रेशन करा लिया, तो साहब मैं पहली फाइल लेकर गया था दिल्ली, मेरी फाइल को फेंक दिया था। दूसरी फाइल मैं लेकर गया था सहारनपुर, वहां भी फेंक दिया। तीसरी फाइल मैं आगरा लेकर गया, मेरी फाइल वहां भी फेंक दी। क्यों? उन्होंने कहा था भीम आर्मी के नाम से नहीं हो सकता, चाहे तो भीम सेना कर लो या अम्बेडकर सेना, लेकिन आर्मी शब्द लगा है, हम इसका रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। तो साहब जब बाबा साहब नहीं हारे तो उसका बच्चा कैसे हारेगा? और हम तो उनके बच्चे हैं। हमने भी जिद की कि हम इसी नाम से रजिस्ट्रेशन करा के दिखाएंगे। हताश हो गए थे। हताश होने के बाद जब हम पहुंचे तो पहुंचने के बाद हमसे कहा गया कि आर्मी शब्द नहीं लग सकता। तो हमने उनसे कहा कि किस अनुच्छेद के अनुसार आप हमें मना कर रहे हैं कि हमें भीम आर्मी भारत एकता मिशन के नाम से रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता? समझ में आया? हमने कारण पूछा तो कारण किसी ने नहीं दिया। उन्होंने कहा नहीं होता तो नहीं होता। वो लोग उच्च अधिकारी थे, इसलिए उन्हें घमंड था, और हम तो एक साधारण कार्यकर्ता हैं, इसलिए हम तो घमंड नहीं कर सकते। हमने कहा हो सकता है भाई अधिकारी नहीं करेगा। जब हम हताश होकर निराश होकर लौट रहे थे और बाबा साहब की प्रतिमा को देखा तो अंदर ही अंदर मैं रो रहा था, टूट रहा था। तभी एक बुजुर्ग दादाजी आए और उन्होंने कहा कि क्यों हताश हो रहे हो? तो हमने कहा कि आज हम एक संस्था का रजिस्ट्रेशन कराने गए और हमने इसकी फाइल को कई बार प्रयास किया, लेकिन हमारी फाइल हर बार फेल कर दी गई। क्यों? तो उन्होंने हमसे कारण पूछा क्यों, तो हमने उनको बताया कि वो भीम आर्मी के नाम से नहीं करेंगे। जब भीम आर्मी के नाम से नहीं करेंगे और बाबा साहब के नाम से तो कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि आप संविधान को पढ़ो, संविधान की बात करने से कुछ नहीं होगा, संविधान की बात करने से कुछ नहीं होगा, संविधान को पढ़ना होगा। मैं पूछना चाहूंगा इस गांव में कितने लोगों के घरों में संविधान है? जरा हाथ उठाएं। किसी के घर में ना हो। अब आप समझिए ये स्थिति है हम बाबा साहब के बच्चों की। हम लोगों को संविधान खरीदना भी होगा और संविधान पढ़ना भी होगा। लेकिन संविधान की ताकत को कब पता लगा? मैंने संविधान को खोला और पहले ही आर्टिकल पे लिखा था कि संस्था का नाम और कार्य क्षेत्र चुनने का अधिकार मुझे है, किसी सरकारी नुमाइंदे को नहीं। और मैं संविधान की एक कॉपी को, एक प्रति को लेकर गया और ले जाने के बाद उस फाइल के साथ दिया। मैंने कहा देखिए संस्था का नाम और कार्य क्षेत्र चुनने का अधिकार हमें है, आपको नहीं। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और रजिस्ट्रेशन कर दिया। जब देखिए एक ताकत, एक अनुच्छेद की एक ताकत को देखिए, जो काम नहीं हो सकता था वो काम हो गया, तो आगे क्या क्या हो सकते हैं आप लोग जान सकते हैं। तो संविधान की ताकत को बताने के लिए मैं लगातार गांव-गांव समीक्षा बैठकें कर रहा हूं। लेकिन कुछ लोगों ने कहा ये फर्जी है। कहा होगा, कई लोगों ने कहा ये फर्जी है, ये फर्जी तरीके से हो गया, ये डुप्लीकेट है। तो मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी बैंक में खाता तभी खुलता है जब उसके लीगल दस्तावेज होते हैं। है ऐसा कि नहीं? वीडियो घुमा दो। है ऐसा कि नहीं? अरे बोलो, जवाब क्यों नहीं देते? बिना दस्तावेज के कोई बैंक खाता नहीं खोलती। केवल विश्व में एक ही बैंक है, वो है फेकू की बैंक,
जिसमें ना तो कोई आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है ना ही कोई पैन कार्ड की। वो एक फेकू की बैंक है जिसमें 15-15 लाख रुपए पहुंच चुके हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को? ये है। लेकिन भीम आर्मी का जो खाता है वो एक रजिस्टर्ड बैंक में है और लगातार बहुजन समाज की एकता को खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है और इस लॉकडाउन के नाम पर बहुजन एकता को धूमिल करने का काम किया जा रहा है। क्या है ये? सभी बुद्धिजीवी हैं, समझने का काम करें, समझदार भी हैं, समझने का काम करें। कोरोना नाम की एक बीमारी भारत में आई, इसे कोई आम पब्लिक नहीं, प्लेन पर बैठने वाले लोग लेकर आए और उसकी मार हम और आप गरीब झेल रहे हैं। झेल रहे कि नहीं? बोलो। अगर इसी बीमारी को रोकना था तो पहले प्लेन वाले यात्रियों को रोकना चाहिए था। लेकिन आज देखिए इस दौर को, जब शुरुआती बीमारी की स्थिति थी तब लोगों में रोक लगा दी गई थी, लोगों को लॉकडाउन कर दिया गया था पूर्ण रूप से। क्यों? जिससे ये बीमारी ना बढ़े। लेकिन क्या हुआ? जैसे जैसे बीमारियां बढ़ती गई वैसे वैसे लॉकडाउन हल्का हो गया। और तो और इस कोरोना ने तो फेकू से कंप्रोमाइज कर लिया, दोस्ती कर ली, दिन बांट लिए। फेकू के कान में कोरोना कह गया कि सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र किसी को नहीं छुएंगे। खूब मीटिंग करो, खूब घूमो, चाहे सड़कों पे जाओ, चाहे बसों में जाओ, चाहे ट्रेनों में जाओ, चाहे बाइक पे जाओ, किसी को परेशान नहीं करेंगे। लेकिन शनिवार और इतवार किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए शनिवार और इतवार को क्या लगता है? लॉकडाउन। समझ गए ना मेरी बातों को? ये क्यों किए गए हैं ऐसे दिन? क्योंकि जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, ये लोग शनिवार को और संडे को ही मीटिंग करते थे कि नहीं? बहुजन एकता को रोकने के लिए, बहुजन एकता को तोड़ने के लिए इन लोगों ने शनिवार और इतवार का लॉकडाउन लगाया। इसको आप समझने का प्रयास करें। विश्व में कोरोना का इलाज अभी तक किसी ने नहीं बनाया। नहीं बनाया। 22 लाख के कोरोना वाले देश में लगभग 16 लाख कोरोना वाले मरीज ठीक हो गए। कितने? पहला ऐसा देश बिना दवा के लोग ठीक हो गए। तो ये विडंबना को समझना होगा। और यदि इन लोगों को वास्तविकता में कोरोना को रोकना होता तो इन्हें मंदिरों की नहीं, हॉस्पिटलों की आवश्यकता होती। किसकी? और इस कोरोना के नाम पर इन्होंने हॉस्पिटल तो नहीं, सभी विद्यालय बंद करने का काम किया। सभी स्कूल बंद हैं और स्कूलों को इन्होंने क्वारंटाइन सेंटर बनाने का काम किया। जबकि जे चाहते तो ये धार्मिक स्थलों पर कब्जा करते और उनको क्वारंटाइन सेंटर बना सकते थे कि नहीं? इस महामारी के दौर में ये सिद्ध हो गया कि सभी तंत्र मंत्र यंत्र फेल हो गए। लेकिन बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान आज तुम्हारे सामने मजबूती से खड़ा है। और संविधान के अनुसार कार्य करने वाले डॉक्टर, पुलिसकर्मी लगातार आप लोगों की मदद कर रहे हैं कि नहीं? उत्तर प्रदेश सरकार को देखिए, बुलंदशहर में 12वीं क्लास की पढ़ने वाली छात्रा को अमेरिका से लौटते समय मनचले गुंडों ने इतना छेड़ा कि उस लड़की ने अपना शरीर त्याग दिया। उन मनचलों गुंडों ने उस लड़की को मौत के घाट उतार दिया। ऐसी स्थिति में अपनी बहनों की इज्जत बचाने के लिए इस भीम आर्मी संगठन की स्थापना की गई। क्योंकि जहां सहनशीलता की भावना खत्म होती है वहीं से भीम आर्मी क्रांति की शुरुआत होती है। यही है भीम आर्मी। लेकिन भीम आर्मी काम कर रही है। कुछ लोग पूछना चाहते हैं कि हमें शॉर्ट में बताओ कि भीम आर्मी किन सिद्धांतों पर काम करती है, किस विचारधारा पर काम करती है। तो मैं कहना चाहूंगा भीम आर्मी बहुजन विचारधारा पर काम करती है और बाबा साहब की विचारधारा पर कार्य करती है। बाबा साहब ने कहा था, मैं उस जाति और धर्म को लात मारता हूं जो आपस में फूट डाले। मैं उस जाति और धर्म को सर्वोच्च समझूंगा
जिसमें भाईचारा और एकता कायम करने की ताकत हो। इसीलिए मैं भीमपुत्र विजय कुमार आजाद इस भीम आर्मी संगठन को जाति और धर्म के आधार पर नहीं, अंबेडकरवादी विचारधारा के आधार पर चलाऊंगा। यही हमारा संकल्प है। और इसी के आधार पर जो लोग बाबा साहब को मानते हैं, जो लोग बाबा साहब की विचारधारा को मानते हैं, जो संविधान की बात करते हैं, जो संविधान को अपनाते हैं, उन लोगों को संगठन में शामिल किया जाएगा। और संविधान विरोधी लोग, बहुजन महापुरुषों की विचारधारा का विरोध करने वाले लोग संगठन को नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को संगठन अपने जूते की ताकत से सुधारने का काम करेगा। भीम आर्मी 3 पहलुओं पर काम करती है। वो 3 पहलू कौन से हैं? वो 3 पहलू कौन से हैं? मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि भीम आर्मी सबसे पहले बुद्ध की नीति की बात करती है। भीम आर्मी सबसे पहले बुद्ध की नीति की बात करती है। और हम लोग प्रत्येक कार्य को शांति प्रिय ढंग से हल करने के लिए बुद्ध की नीति को अपनाते हैं। इसीलिए चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हाथ जोड़कर हम अपने हक और अधिकारों की मांग करते हैं। क्या करते हैं? मांग करते हैं। लेकिन आज के समय में कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसलिए हाथ जोड़ने से हमें हक और अधिकार नहीं मिले। जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि हाथ जोड़ने से हमें हक और अधिकार नहीं मिलते, तब हम लोग बाबा साहब की बात करते हैं और बाबा साहब की नीति को अपनाते हैं, कानून की बात करते हैं। किसकी? कानून की। हम एप्लीकेशन देते हैं, हम ज्ञापन देते हैं, और ज्ञापन देने के बाद जब ज्ञापन से समाधान नहीं निकलता तो हम लोग कोर्ट की शरण में जाते हैं कि शायद हमें कोर्ट से न्याय मिले। लेकिन कोर्ट ने जब से दामनी फिल्म देखी है, तब से कोर्ट भी समझ चुका है कि तारीख पे तारीख देते जाओ बहुजनों को, लेकिन इन्हें मान सम्मान नहीं देना है। तो ऐसी स्थिति में जब कोर्ट हमारे फैसले को विलंब करता है, दोषियों को सजा देने में ज्यादा टाइम लगाता है, तो दोषी क्या कहते हैं? जो लोग बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार कर जाते हैं और 2 दिन जेल रह जाते हैं, जब बाहर आते हैं तो कहते हैं अभी तो एक को देखा था, आने दो अब दूसरे को देखेंगे। कहते कि नहीं? तो उनके बाप की जागीर नहीं है ये, एक को देखा तो दूसरे को देखेंगे। हम लोग किसान के बेटे हैं। किसके? किसान के बेटे। और ये किसान के बेटे के हाथ हैं जो जमीन को चीरकर फसल उगाना अगर जानते हैं तो मनवादियों के जबड़े में हाथ डालकर उनके दांत तोड़ना जानते हैं। और यही काम भीम आर्मी करेगी। जो लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, डर नहीं लगता भीम आर्मी को, क्योंकि भीम आर्मी एक संगठन है, पार्टी नहीं। चाहे कोई भी पार्टी हो, जो बहुजनों के हित की बात करेगा, भीम आर्मी उससे कुछ नहीं छेड़ेगी, ना ही उसे बोलेगी। और जो बहुजनों के हित की बात नहीं करेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, उसे जूते की ठोकर से सुधारने का काम भीम आर्मी करेगी। यही है भीम आर्मी। लेकिन आज मैं कहना चाहूँगा, जब भीम आर्मी संगठन बना तो भीम आर्मी भारत में राजनीतिक क्षेत्र में किसको सपोर्ट करेगी? हमारे पत्रकार बंधु इसीलिए आते हैं कि इनकी बाड़ी को रिकॉर्ड किया जाए, इनकी बाड़ी को समझा जाए। लेकिन मैं कहना चाहूँगा आप सभी लोगों से, कुछ समाज के गद्दार भेड़िए सुनना पसंद नहीं करते, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा, भीम आर्मी बहुजन विचारधारा को नकारने वाली 5543 पार्टियों को ठोकर मारती है। और भारत की एकमात्र सबसे मजबूत पार्टी जो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की बात करती है, बहुजन समाज पार्टी को अपना सपोर्ट मानती है और सपना सपोर्ट करती है। और राजनीतिक क्षेत्र में यदि किसी को मजबूत बनाएगी तो बहुजन समाज पार्टी को। लेकिन क्यों? रीजन है क्यों करेगी? कुछ लोग कहते हैं कि बहन जी ने क्या किया, खास करके हमारे ही नेता बोलते हैं, हमारे लोग बोलते हैं कि उन्होंने क्या किया और आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। अब बीएसपी बूढ़ी हो गई है, हमारे समाज के लोग कहते कि नहीं कहते? बोलो।
बीएसपी बूढ़ी हो गई है, बीएसपी पार्टी है वो बूढ़ी हो गई है, आप इसको सपोर्ट क्यों करते? तो मैं कहना चाहूंगा, मैं क्यों सपोर्ट करता हूं कि बाबा साहब हमारे पिता हैं और बीएसपी हमारी मां है, और पत्नी की आ जाने पर मां को छोड़ा नहीं जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया? तो कहने का मतलब यह है कि चाहे कितनी भी पुरानी पार्टी हो, चाहे कितनी भी कमज़ोर क्यों ना हो, लेकिन हम कभी पार्टी को नहीं बदलेंगे। इसका पहला और आखिरी कारण यह है कि जब महिलाओं को घरों से निकलने का अधिकार नहीं था, आज हमारी महिलाएं घर से बाहर मार्केट भी नहीं जाना पसंद करती अकेले। बोलो, है कि नहीं? और 22 साल की अवस्था में हमारी माननीय बहन जी घर से निकली समाज के लिए, तो उनके ऊपर क्या क्या बीता होगा मैं बताता हूं अपने शब्दों में, जो मुझे फील हुआ। या ऐसा कौन सा भाई है जो अपनी बहन से कहेगा जा बेटी, जा बहन, समाज के लिए काम कर? कोई भाई ऐसा है? बोलो, कोई नहीं है। यहां बैठे काफी लोग वरिष्ठ लोग हैं, मुझे बताइए यहां बैठे हुए सभी वरिष्ठ लोग, आप लोगों के घरों में भी बेटे होंगे, बेटियां होंगी। यदि किसी पिता से कहा जाए कि अपनी बेटी से कहिए जाओ समाज की सेवा करें, तो क्या कोई पिता तैयार होगा? बोलो, नहीं होगा। तीसरी बड़ी बात, यदि किसी भाई की बहन किसी अन्य लड़के से बात करते हुए नजर आ जाए, चाहे वो भले ही मिशन की बात कर रही हो, भाई बिना पूछे अपनी बहन को प्रताड़ित करने का काम करता है कि नहीं करता? बोलो, धन है वो माँ बाप जिन्होंने माननीय बहन जी को समाज के लिए समर्पित किया, और उन्हीं के इस त्याग को मैंने महसूस कैसे किया मैं बताना चाहूंगा। आज जो युवा जिनकी शादी नहीं होती, जो बैचलर होते हैं, जब वो लोग कहीं से निकलते हैं तो लोग क्या बातें करते हैं? वो कहते हैं ये निठल्ला है, ये नकारा है, ये घूमता है, सड़कें तोड़ता है, कहते कि नहीं? और वहीं यदि कोई लड़की कुंवारी लड़की अगर सड़क पर घूमे या उसकी शादी समय पर ना हो, तो उसके माँ बाप पर हजारों टिप्पणियां लोग करते हैं, करते कि नहीं? और लड़की के ऊपर भी टिप्पणी करते हैं, बोलो, करते कि नहीं? तो सोचो, ऐसी स्थिति में अधिकांशतः लड़कियां सुसाइड कर लेती हैं, करती कि नहीं? तो सोचो, हमारी माननीय बहन जी ने जब समाज के लिए काम किया तो कितने उनके ऊपर प्रताड़नाएं हुई होंगी मानसिक रूप से, और सभी प्रताड़नाओं को सहते हुए उन्होंने लगातार समाज के लिए काम किया। लोग सत्ता का लालच करते हैं, कुर्सी के लिए मरे जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, और 19 जून को जो घटना हुई थी सहारनपुर में, उस घटना को देखते हुए माननीय बहन जी ने इस्तीफा देने का काम किया। ये बात कोई बताने का काम नहीं करता। इसलिए इन त्यागों को देखते हुए हम तो अपना संगठन इतना मजबूती से चलाएंगे, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, लेकिन जूता भीम आर्मी का चलेगा। यही है भीम आर्मी की ताकत। और भीम आर्मी से जुड़ने के लिए चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, जो भीम आर्मी में जुड़ेगा उस व्यक्ति को इस प्रकार से अपना सदस्यता फॉर्म भरना होगा, और फॉर्म भरने के बाद उसको इस प्रकार का आईडी कार्ड मुहैया कराया जाएगा। इस कार्ड की आवश्यकता क्यों पड़ी? मन में विचार नहीं आ रहा होगा। इस कार्ड की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब भी हम कहीं समाज में जाते तो लोग कहते हैं हम तो जय भीम में जुड़े हुए हैं, कहते कि नहीं कहते? यहाँ कितने लोग हैं जो जय भीम में जुड़े हैं? जरा हाथ उठाएं। अभी पूछे तो बहुत कहेंगे, लेकिन अगर किसी से हम मांगे प्रूफ दो, तो किसी के पास कोई प्रमाण नहीं होगा। जब समाज में घटनाएं घटित होती हैं तो हमारे लोग पहुंचते हैं, तो प्रशासन क्या कहता है उनसे? कौन हो तुम, क्यों आए? तो वो डर जाता है, उसमें हिम्मत नहीं होती। अगर जिसमें हिम्मत है भी, वो कहे कि हम समाज के लिए आए, या कहे कि समाज सेवी है, तो वो कहते हैं अपना कार्ड दिखाओ। बोलो, कहते कि नहीं कहते? इसलिए अपने प्रत्येक पदाधिकारी को सुरक्षित रखने के लिए इस कार्ड को लॉन्च किया गया। और ये ऐसा वैसा कार्ड नहीं, किसी राजनीतिक पार्टी के पास भी ऐसा कार्ड नहीं है।
जैसा कार्ड भीम आर्मी मुहैया करा रही है, बारकोड वाला है, किसी की बाप में ताकत नहीं जो इसे कार्ड डुप्लीकेट बना ले। और समाज के कुछ दलाल भीम आर्मी के लोगों को अपनी राजनीतिक पार्टी के साथ लगाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को 2022 में जेल में पहुंचाने का काम भीम आर्मी करेगी। यही है भीम आर्मी की ताकत। मन में किसी के कोई विचार हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि भीम आर्मी व्यक्ति विशेष से नहीं, विचारों से चलती है। और यहां जितने लोग बैठे हैं उन लोगों के मन में विचार आता होगा कि आप रात दिन मेहनत करते हैं, आप रात दिन काम करते हैं, तो क्या मुसीबत नहीं आती, क्या समस्या नहीं आती। तो मैं कहना चाहूंगा, परेशानियां तो हर किसी के सामने आती हैं, आती कि नहीं, लेकिन कुछ लोग परेशानियों का अपना एक बोर्ड बना लेते हैं, एक चार्ट बना लेते हैं और उस परेशानी के अलावा उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। और कुछ लोग उन परेशानियों को अपने जूते से कुचल कर आगे बढ़ने का काम करते हैं, वही समाज सेवी होते हैं। ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना है। आज इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए भीम आर्मी भारत एकता मिशन की कमेटियों का विस्तार किया जाएगा और जनपद संभल से सुवेन कुमार आजाद को जिला अध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया गया और मुरादाबाद जनपद से चेतन कुमार आजाद को जिला अध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया गया है। उक्त जनपदों में किसी प्रकार की कोई समस्या हो, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, आप उस समस्या को दोनों लोगों को अवगत कराएंगे और अपनी समस्या का समाधान पाएंगे। और फिर भी आपको यदि न्याय नहीं मिलता है तो आपके कार्ड पर हमारा नंबर लिखा है, जो आप सदस्यता लेंगे उस सदस्यता रसीद पर हमारा नंबर लिखा है। आप अपनी परेशानी को डायरेक्ट लिखेंगे और मैं दावा करता हूं 15 मिनट में आपको समाधान मिलेगा। यह है भीम आर्मी के जूते की ताकत। जय भीम, जय संविधान।